नारीवाद महिलाओं की स्थिति और समाज में उनकी जिम्मेदारी के संबंध में चिंतन करता है कि एक पुरुष की समाज में क्या स्थिति है और एक महिला की क्या स्थिति है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक पुरुष का समाज में क्या जिम्मेदारी है, क्या कार्य उसको करने और महिला को क्या कार्य करने हैं, उसके बारे में चिंतन है एक। तो नारीवाद महिलाओं की स्थिति और समाज में उनकी जिम्मेदारी के संबंध में पुरुषों से एक तुलनात्मक चिंतन है। इतिहास में महिलाओं के द्वारा अन्याय का सामना किया गया है और आज भी वह अन्याय का सामना कर रही हैं उनके लिंग के आधार पर। इसलिए नारीवाद कोशिश करता है कि लिंग के आधार पर जो महिलाओं को अन्याय का सामना करना पड़ा है उसका समाधान करने की कोशिश और महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करने वाला जो विचार है, दैट इज कॉल्ड नारीवाद। तो नारीवाद के द्वारा महिलाओं को निचला दर्जा दिया गया है, उसका विरोध किया जाता है समाज के अंदर। और ये जो निचला दर्जा है ये पितृसत्ता के द्वारा दिया गया है। और नारीवाद मानता है कि ये रीजन द तर्क के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि महिलाओं को यदि निचला दर्जा दिया गया है तो उसका तर्क भी तो दिया गया है कि महिला को ऐसा करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, इतने स्वर में बात करनी है। तर्क भी तो दिए जाते हैं इसमें कि आपकी जो बात करने की टोन है वो इतनी सी होनी चाहिए, आपको कपड़े किस तरीके के पहनने हैं ये समाज का लहजा है, उसके ऊपर तर्क दिए जाते हैं। किसको पार्टनर बनाना है ये तर्क उसको दिए जाते हैं। क्या बताया जा रहा था कि एक पुरुष घर का मुखिया होता है, परंतु आज के टाइम में इसको सामान्य रूप से लिया जाता है और कहा जाता है कि जो मेल की डोमिनेंस है, पुरुष की जो सत्ता है वह हर जगह देखने को मिलती है, वह केवल परिवार में ही देखने को नहीं मिलती, पब्लिक स्पेयर्स में भी देखने को मिलती है। जैसे लेबर मार्केट हो गया और डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि एक महिला घर की चार दीवारी के अंदर रहकर काम करेगी और पुरुष जो है वो बाहर जाके काम करेगा। ये महिला की ड्यूटी है कि उसको खाना बनाना है, उसको कपड़े धोने हैं और बच्चों की देखभाल करनी है। और पुरुष का स्फीयर कौन है? आउटसाइड स्फीयर है, पुरुष बाहर जाएगा काम करने के लिए। सो ये पेट्रियार्की का मतलब बताया गया है। एनलाइटनमेंट जो आया है वह 18वीं सदी में आया है, रिनेसांस इससे पहले आया है। एनलाइटनमेंट रेफर्स टू एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, यह एक बौद्धिक आंदोलन था 18वीं सदी का। 18वीं सदी कब से कब तक होगी? 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक। फ्रांस, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन में ये शुरू होता है। क्योंकि बौद्धिक आंदोलन था तो तर्क के आधार पर बात करी जा रही है, किसी भी चीज का एक तर्क दिया जा रहा है, एक लॉजिक दिया जा रहा है, हर चीज का लॉजिक इसमें पूछा जा रहा है। यह एक ऐसा समय था जब व्यक्तियों का राजनीतिक और धार्मिक जो जीवन था उसको पारंपरिक मान्यताओं से मुक्त करवाया गया। इससे एक नए नजरिए का जन्म होता है। और नजरिया क्या था? साइंटिफिक, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के देखना कि तर्क के आधार पर साइंटिफिक आउटलुक से बात करी जाएगी। चाहे समाज की कोई धार्मिक मान्यता है, पुराने जो डर धर्म के साथ जुड़े हुए थे कि तुम इसको नहीं मानोगे, बाइबल को नहीं मानोगे, या इसी तरीके से, क्योंकि मेनली जो धर्म था वह क्रिश्चियनिटी ही था। तो इसलिए यूरोप भी एक समय में अंधकार के युग में था। अंधकार के युग से निकालने वाला जो मूवमेंट थे वो कौन कौन से थे यूरोप के? एक रिनेसां आ जाता है, उसके बाद रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट एक मूवमेंट चलता है और इसी के साथ एनलाइटनमेंट। तो एनलाइटनमेंट इनके बाद में आता है। नए नजरिए का जन्म होता है कि दुनिया का जितना भी नॉलेज है उसको साइंटिफिक वे से सीख करने का प्रयास किया जाएगा। साइंटिफिक का मतलब क्या है? नॉलेज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन। किसी व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन के आधार पर ज्ञान को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। और ऑब्जर्वेशन हम कैसे करते हैं? एक इंसान अपने नॉलेज को सीख करने का उसका माध्यम क्या है? क्या अरे के अंदर फ्रेंड्स क्लब एग्जिस्ट करता है? तो जा तो आपने उसको देखा होगा, जा तो सुना होगा। जानू जी के मोमोज टेस्टी हैं, तो इसका पता कहाँ से चला? खा के पता चला। क्या जब ये कुकर की सीटियां बजती हैं जो खाना है वो सुगंधित होता है, तो ये कहाँ से पता चला? सूंघ के पता चला। किसी ने आपको स्पर्श किया, आपने बोला कि बड़ा अच्छा लगा, इसका आनंद आपने कहाँ से लिया? तो यही बात किसके द्वारा करी गई? एनलाइटनमेंट के द्वारा करी गई कि हम क्या करेंगे, हर चीज को तर्क के आधार पर परखने का प्रयास करेंगे। और ये एक मूवमेंट था, फ्रांस के अंदर चलता है, जर्मनी के अंदर चलता है, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर चलता है। तो कुल मिला के धार्मिक मान्यताओं का विरोध किया जा रहा था, मान के नहीं बल्कि साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने के बाद हम अपने नॉलेज का एक आधार बनाने के बाद उस चीज को क्लेम करेंगे। तो ये जो एनलाइटनमेंट मूवमेंट चल रहा था, बौद्धिक आंदोलन जो चल रहा था, इसी में महिलाओं की ये जो निचली पोजीशन थी इसको भी चैलेंज मिलते हैं। क्योंकि जब आप एक किसी व्यक्ति को साइंटिफिक आउटलुक दे रहे हो तो फिर तो वो हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है ना। तो उन्होंने हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, महिलाओं की इस निचली पोजीशन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया। शुरू का जो नारीवाद था
वह बौद्धिक आंदोलन के साथ ही इमर्ज होता है, एनलाइटनमेंट के साथ ही इमर्ज होता है, जिसमें इस चीज की मांग करी गई कि जिस प्रकार से पुरुषों को अधिकार मिले हैं वैसे ही महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। ये बात कब से होती है? जब बौद्धिक आंदोलन शुरू होता है यूरोप के अंदर। मैरी वेलस्टोनोक्रॉफ्ट के द्वारा एक बुक लिखी गई है, विंडिकेशन ऑफ विमेन राइट्स। इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा, जिनका जन्म 1806 में हुआ था, 73 में इनकी डेथ हो जाती है, उनके द्वारा एक ऐसे लिखा गया द सब्जेक्शन ऑफ विमेन 1869। इनके द्वारा कहा गया कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी नजरिए से कौशल में कम नहीं है, इसलिए जो अधिकार पुरुषों को मिले हैं वह अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी का मतलब है आज का टाइम, महिलाओं की स्थिति से जुड़ा हुआ इशू जो है उसमें दो टर्म यूज करी जाती है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। एक सेक्स आता है और दूसरा आता है जेंडर। जब हम लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, सेक्स वर्ड का यूज करते हैं, तो उसमें आ जाती है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि एक पुरुष की शारीरिक रचना कैसी है और एक महिला की शारीरिक रचना कैसी है, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है? जो संतान पैदा करने के लिए जो ऑर्गन्स है दे आर डिफरेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है? शरीर के ऊपर जो बाल आते हैं उसका भी डिफरेंस है, जैसे पुरुषों को दाढ़ी आ रही है, महिलाओं को नहीं आ रही। एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट, सो दीज आर द डिफरेंसेस। तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो है। दूसरा आता है जेंडर। अब जेंडर को क्या बोलेंगे? वैसे यूजुअली हम जेंडर को भी लिंग ही बोल देते हैं, परंतु यहाँ पर इंग्लिश टर्म यूज दो करी गई, इसलिए मेरे को जेंडर का कोई अल्टरनेटिव दिख नहीं रहा, तो इसलिए मैं इसको जेंडर ही बोलूंगा। जेंडर का मतलब ये है कि ये एक सांस्कृतिक इमेजेस हैं, सांस्कृतिक कुछ पिक्चर्स हैं जो आइडियलाइज कर दी जाती है, जहाँ हमारे सामने प्रस्तुत कर दी जाती है कि पुरुष को ऐसा होना चाहिए और महिला को ऐसा होना चाहिए। तो क्या बोला गया कि किसी भी समाज की एक संस्कृति के द्वारा एक जेंडर का निर्माण किया जाता है, ना कि ये एक नेचुरल है बल्कि इसका निर्माण किया गया। जब संस्कृति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किसी समाज के द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक क्या है? पुरुषों को दाढ़ी आ रही है, महिलाओं को नहीं आ रही, प्राकृतिक हो सकता है। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, परंतु एक महिला को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये किसकी परिकल्पना है? ये एक संस्कृति की परिकल्पना है। तो जब हम ये कहते हैं कि एक महिला जो है वह कोमल है, उसकी करैक्टरिस्टिक ब्यूटीफुल होना है, दूसरा वह कमजोर सेक्स है, तीसरा लेडीज फर्स्ट, तो हम तब इसका जो यूज कर रहे हैं वह बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के संदर्भ में नहीं कर रहे, तब हम संस्कृति के डोमेन में एंटर कर जाते हैं कि समाज के द्वारा ये बनाए गए हैं। सामाजिक विज्ञानों में और जब इस बात की आलोचना करी जाती है कि महिलाओं को ये स्थिति प्रदान करी गई है, तो इसमें जेंडर को क्रिटिसाइज किया जाता है, जेंडर की आलोचना करी जाती है, क्योंकि जेंडर के कारण ही ये माना जाता है कि महिला की स्थिति पुरुषों से अलग है और महिला की जो स्थिति है वो निचली स्थिति है। तो जो नारीवादी जो नजरिया है वह इस सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने की बात करता है और कहता है कि किसी समाज की इस संस्कृति को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा जहां पर महिलाओं को एक निचली स्थिति दी गई है पुरुषों के मुकाबले। दुनिया में बहुत सारे समुदाय हमें देखने को मिलते हैं एंड दे हैव डिफरेंट कल्चर्स, बट सभी कल्चर्स में एक सामान्य विशेषता तो देखी ही गई है। वो मुख्य रूप से क्या है कि महिलाओं को निचली स्थिति सभी कल्चर्स में दी गई है। जितनी मर्जी सिविलाइज्ड सोसाइटी रही हो, कोई सोसाइटी जितना मर्जी दम भर ले कि हम बहुत सभ्य लोग थे या है, परंतु महिलाओं की स्थिति हमेशा ही वहां पर निचली ही रही है, जिसमें महिला और पुरुष को डिवाइड किया जाता है उनके गुणों के आधार पर। महिला को फेमिनिनिटी के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है और जो पुरुष है उसको मैस्कुलिनिटी के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। अब मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी क्या है? दीज आर दी ट्रेड्स, ये क्या है? गुण है। पुरुष को माना जाता है कि ही इज मैस्कुलिन एंड इसके गुण क्या है? अग्रेसिवनेस, गुस्से में होना, अग्रेसिव होना। दूसरा है लॉजिकल आउटलुक, की पुरुष का जो है नजरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पुरुष का दिमाग बहुत ज्यादा होता है। कंट्रोल ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, पुरुष का जो है कंट्रोल बड़ा होता है अपने इमोशनल एक्सप्रेशन के ऊपर, रोएगा नहीं वो, इमोशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। एटीट्यूड ऑफ डोमिनेंस, किसी चीज को दबाने का एटीट्यूड, कि मैं उसको अपनी सुपरविजन में रखूंगा और जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही हो, इसको बोलते हैं डोमिनेंस। और फेमिनिनिटी जो गुण है वो क्या क्या है? पीसफुलनेस, शांतिपूर्ण रहना, एक महिला को यही सिखाया जा रहा है। दूसरा है इंट्यूटिवनेस, कि महिला का दिमाग नहीं है पर उसके इमोशंस बड़े स्ट्रॉन्ग है, उसकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस के साथ भी महिलाओं को देखा जाता है। नेक्स्ट आता है सबमिसिवनेस। सबमिसिवनेस का मतलब क्या है? कि अपने आप को सरेंडर कर देना है, जैसा कोई कहेगा वैसे ही करना है। तो ये कुछ गुण जो है वो फेमिनिनिटी के साथ जोड़े जाते हैं। तो हर सोसाइटी के अंदर ये जो गुणों का विभाजन है ये महिला और पुरुष में किया गया है, और जो मैस्कुलिनिटी के जो गुण है उसमें पुरुष को जोड़ा गया है और फेमिनिनिटी के गुण जो है
महिला को जोड़ा गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पुरुष ये हिम्मत कर भी दे रोने की तो क्या बोला जाएगा, क्या जनानी लेकर रोवा तू। कहीं ना कहीं आपके खून में वो चीजें बसी हैं, आप जितना मर्जी स्टडी कर लें, कुछ भी कर लें, तो ये वाले जो गुण हैं हर कल्चर में हमें लगभग देखने को मिलते हैं। थोड़ा मोटा डिफरेंस हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि किसी समाज में महिला की ऐसी स्थिति होगी, किसी समाज में थोड़ी सी लिबरल पोजीशन हो सकती है। जैसे कि इंडियन महिलाओं की यदि हम बात करें और कंपैरेटिवली यदि आप तालिबानी जो रूल आया है अफगानिस्तान में उसके साथ यदि कंपैरिजन करें तो इंडियन महिलाएं ज़्यादा फ्रीडम को एंजॉय कर रही हैं और अफगानिस्तान की महिलाएं नहीं कर पा रही। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया कि महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी तो अपने आप को ढक के निकलेंगी। तालिबान जो रूल है अफगानिस्तान में उसमें महिलाएं सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में स्टडी नहीं कर सकती। महिलाओं को सिर्फ घर के काम देखने हैं और सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, ये काम तालिबानियों के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। स्थिति महिलाओं की वहाँ भी खराब है, वहाँ ज़्यादा खराब है। और यदि आप इंडियन महिलाओं की बात करें तो कंपैरेटिवली तो ज़्यादा फ्रीडम इंडियन महिलाओं को मिली हुई है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि फिर इंडिया की महिलाओं की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। सिस्टेमिक जो प्रॉब्लम्स है दैट रिमेन्स, वो रहेंगी। पूरी दुनिया के अंदर जो पुरुषों को मैस्कुलिनिटी के रोल दिए गए हैं और महिलाओं को फेमिनिटी के जो रोल दिए गए हैं उसकी डिग्री में डिफरेंस हो सकता है, परंतु स्टिल दोज नज़रिए हैं वो एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। अच्छा, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर सकता है और उसी के साथ एक महिला जो है वो डिफरेंट पुरुषों के साथ जुड़ी होती है उसके साथ भी वेरी कर सकता है। पुरुषों के साथ जुड़ने का मतलब क्या है कि एक महिला किसी की माँ भी है, किसी की पत्नी भी है, किसी की बेटी भी है। एक पिता की एक्सपेक्टेशन लड़की से क्या होगी कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। अब एट द सेम टाइम एक लड़की किसी की वाइफ भी है तो हस्बैंड भी बोलेगा कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। थोड़ा सा वहाँ पर महिला को फ्रीडम मिल जाती है हस्बैंड के साथ, पर जब उसके बच्चे हैं, एक महिला के बच्चे हैं, वो मेल है मान लीजिए, तो वहां पर महिला की ही चलेगी। तो क्या है, एक महिला का जो रिलेशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ जो सोसाइटी में है वहां भी वैरी कर सकता है कि उसकी स्थिति कैसी वहां पर है।